नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया विश्व नारियल दिवस। कहा, नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में भारत विश्व में अग्रणी, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप उपज से भी बढ़ेगा निर्यात। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के 16वें सतत विकास सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया संबोधित। कहा, जलवायु परिवर्तन सहित अन्य चुनौतियों से निपटने को सरकार गंभीर। छोटे और मझोले किसानों के लिए केंद्र सरकार कर रही है खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास। देश में 75,000 हेक्टेयर जमीन पर जड़ी बूटियों की जाएगी खेती। आयुष मंत्रालय ने शुरू किया अभियान। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड करेगा अभियान की अगुवाई। महाराष्ट्र में किसानों को 7,500 और उत्तर प्रदेश में 750 औषधि पौधों को किया गया वितरित। और असम में बाढ़ की स्थिति में हुआ थोड़ा सुधार। प्रभावित लोगों की संख्या घटकर हुई 5 लाख से कम। उधर बिहार में बाढ़ के पानी के स्तर में कमी के बावजूद लोगों की मुश्किलें बरकरार। 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का काम जारी। और खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं। नारियल को बढ़ावा देने को लेकर सरकार लगातार प्रयास करे ताकि जो नारियल की खेती करने वाले किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है और उसी के लिए उनके केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि कैसे गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप उपज से भी निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुख्य आतिथ्य में मनाया गया नारियल दिवस और इसका मकसद ये था कि जो नारियल की खेती करने वाले किसान हैं उनको आर्थिक आय कैसे बढ़ाई जाए। तोमर ने कहा कि नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में भारत विश्व में अग्रणी है। गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप उपज से भी निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है और जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन अभी सुधार किया जा सकता है। भारत उत्पादन और उत्पादकता में सबसे आगे और विश्व में 30वें स्थान पर नारियल उत्पादन में है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2020-21 के दौरान देश में नारियल का उत्पादन 21,207 मिलियन टन रहा है, जो वैश्विक उत्पादन का 34% है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 9,687 टन रही है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो विश्व में सर्वाधिक और नारियल के नए उत्पाद और उद्योग बढ़ रहे हैं और इसका सीधा फायदा नारियल की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको मिल रहा है। 23वें विश्व नारियल दिवस जो समारोह का आयोजन किया गया, इसका एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया और समारोह का जो विषय निर्धारित किया गया तो वो था कोविड-19 महामारी के बीच और उसके उपरांत सुरक्षित, समावेशी, सुदृढ़ और सुस्थिर को बढ़ावा देना। देश की अर्थव्यवस्था में नारियल का काफी मजबूत प्रभाव पड़ा है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा कि किसानों और उद्यमों से आग्रह किया कि वे नारियल क्षेत्र की क्षमताओं का भरपूर फायदा उठाएं ताकि अपनी आमदनी को बढ़ा सके। केंद्र द्वारा कृषि बजट काफी बढ़ाने के साथ MSP का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा था। पहले 300 रुपए प्रति क्विंटल था, अब 375 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करांदेलाजे ने कहा कि हमारे किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं और देश में 75,000 हेक्टेयर जमीन पर जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने अभियान शुरू किया और राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड करेगा अभियान की अगुवाई। महाराष्ट्र में किसानों को 7,500 और उत्तर प्रदेश में 750 औषधि पौधों को वितरित किया गया है। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और हरित भारत का सपना भी पूरा होगा। अभियान के तहत देश भर में अगले 1 वर्ष में 75,000 हेक्टेयर रकबे में जड़ी बूटियों की खेती की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के पुणे से की गई। यह आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। पुणे में औषधि पौधे किसानों को बांटे गए। उत्तर प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री ने जड़ी बूटियों की खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया और आसपास के कई जिलों से आए 150 किसानों को औषधि पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। पौधों की 5 प्रजातियां वितरित की गई, जिनमें पारिजात, बेल, नीम, अश्वगंधा और जामुन के पौधे शामिल थे। किसानों को जामुन के 750 पौधे अलग से निःशुल्क बांटे गए हैं।
और अब बात करेंगे सीआईआई की, यानी कि सीआई जो सम्मेलन हुआ है उसको केंद्रीय कृषि मंत्री ने संबोधित किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री ने संबोधित किया और उसमें कई विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री ने संबोधित किया और कई विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहा है। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन सहित अन्य चुनौतियों से निपटने को सरकार गंभीर है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। छोटे और मझोले किसानों के लिए केंद्र सरकार खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, ताकि जो उनको बाजार तक, दूर बाजार न जाना पड़े। मौसम के असंतुलन से कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है, ऐसी विपरीत स्थितियों के मद्देनजर सरकार पूरी तरह से गंभीर है, उस पर लगातार काम किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक बहुत शिद्दत के साथ समुचित बीज आदि को लेकर लगातार खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड संकट में भी भारत के किसानों ने कड़ी मेहनत की और अच्छी बुआई की और वही नतीजा रहा कि बम्पर उत्पादन हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड स्तर पर भी उत्पादन हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि क्षेत्र में जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है कृषि ने। ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जीडीपी में एक अच्छा योगदान है कृषि का, भारतीय कृषि का। देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में लगभग 1,57,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं, ताकि जो किसान हैं वो खेती करने में उनको आसानी हो सके। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बजट, यानी कि कोष भी बनाया गया है, ताकि उनको ऋण की व्यवस्था भी दी जा सके बैंकों के माध्यम से। 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन केंद्र की नई योजना के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि एफपीओ की भी शुरुआत की गई, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को काफ़ी सहायता मिलेगी, बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी अगर वो एफपीओ से जुड़ते हैं। एफपीओ के माध्यम से वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कृषि निर्यात के मामले में दुनिया में जो देश है अपना, वो टॉप 10 में शामिल हुआ है। हम इसे और बेहतर करना चाहते हैं। किसानों के फायदे के लिए कृषि क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीक से लगातार जोड़ा जा रहा है, यानी कि तकनीक के माध्यम से तरक्की के रास्ते निकाले जा रहे हैं। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 6,47,000 से घटकर 5 लाख के नीचे आ गई है। पिछले कुछ दिनों में कम बारिश के कारण जलमग्न हुए गांवों की संख्या भी अब घटने लगी है। फिलहाल राज्य में 21 जिलों के 1,230 गांव अब भी जलमग्न हैं। हालांकि कामरूप और मोरीगांव जिलों में 2 और लोगों की मौत के साथ इस सीजन में बाढ़ में मरने वालों की संख्या जो है 5 हो गई है। प्रदेश में 105 राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 66 गोलाघाट जिले में है, जहां 4,000 से अधिक लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए शरण ली है। एसडीआरएफ और अन्य स्थानीय टीमों ने बचाव अभियान के दौरान प्रदेश के निचले हिस्सों में पिछले 24 घंटों में करीब 911 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गोलाघाट और दारंग जिले के बाद नलबाड़ी जो जिला है उसमें सबसे ज़्यादा 1,10,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में जलस्तर में कमी आने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 26 से अधिक जिलों में 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर अब भी पानी भरा है, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ का पानी कम होने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जहां एक तरफ पीने का शुद्ध पानी नहीं है, तो वहीं बिजली की आपूर्ति भी अब बाधित है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ ने कहर बरपाया है। गोंडा के इलाके के किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है। किसान ने बताया है कि स्थिति भयावह है। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी बाढ़ का प्रकोप जारी है और जो फसल है, फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों ने फसल बीमा के माध्यम से आवेदन भी किया है कि आने वाले दिनों में सरकार उनका फसल बीमा के माध्यम से लाभ भी पहुंचाएगी। अगर जो रजिस्टर्ड किसान हैं, जो किसान जिन्होंने आवेदन किया है, उन्हें फसल बीमा का लाभ भी मिल सकता है। लेकिन चाहे असम की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बात करें, वहाँ बाढ़ ने कहर बरपाया है। ऊपर बा है। अच्छा। हाँ, इतना ऊपर बा कि अधिक बा, भैंस गोरू खुल नहीं रही है। सब नदी सरजू जी के जो इतना गन्ना कट गया है कि अब कहा दशा नहीं बा। 40 बीघा गन्ना बोए
बोए थे, लेकिन 25-30 बीघा गन्ना हमारा अधिया चुका। हमारे नहीं, बहुत लोग का गन्ना कट गया है। तो किसानों ने बताया कि गन्ने की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और बात करते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त और भुखमरी मुक्त देश बनाने के साथ कृषि उत्पादन व पोषण युक्त डाइट प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विषय पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी क्रम में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीकरण और पंचायतों की भूमिका को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में क्या महत्वपूर्ण बातें रही, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इतनी महत्वपूर्ण जो आपने शुरुआत की है, इसके भविष्य में क्या मायने हम देखें? पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री के केवल सपना ही नहीं बल्कि उन हमारे पूर्वजों का जो सपना था, दोनों को मिला के भारत को एक समृद्ध भारत कैसे बने, उसी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखा है। उसमें वही 17 पॉइंट रखा है। उसमें भूख रखा है कि भूख से कैसे, शिक्षा से कैसे, रोजगार से कैसे युक्त, जो भारत के प्रधानमंत्री ने रखा है। आज मैं इतना ही कहूँगा, पंचायतों को सशक्त करने के लिए जब हम आए थे सत्ता में प्रधानमंत्री, 14वीं वित्त आयोग के माध्यम से हमने 2 लाख करोड़ से ऊपर दिया था, जो 13वीं वित्त आयोग से 3 गुना अधिक था। 2030 तक गरीबी मुक्त, भूखमरी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त और कृषि उत्पादन युक्त और पोषण युक्त, डाइट युक्त भारत बने, ये आपने लक्ष्य रखा। आप किस तरह देखते हैं पंचायतों के जरिए जमीनी स्तर पर एक समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और भविष्य की उभरती वैश्विक आर्थिक महाशक्ति का भारत? देश का गरीब आज ईश्वर से प्रार्थना करता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2 दशक और रह जाए तो हमारा कायाकल्प हो जाएगा। हम 30 तक का लक्ष्य लिए हैं, लेकिन गरीबों के अंदर नरेंद्र मोदी के प्रति, जब हम कोरोना काल में 2020 से लेके आने वाली नवंबर के तक 2-4 महीनों को छोड़ दें, 6 महीने को, तो लगातार उनके घरों में मुफ्त राशन देने का काम किया। और आज सेल्फ हेल्प ग्रुप और सब मिलकर के गांव की समृद्धि में पंचायत को एक समृद्ध पंचायत, सर्वांगीण पंचायत, ट्रांसपेरेंसी, हम सब चीज में लाना चाह रहे हैं। आज 15,000 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से पैसा देश में पहुंचाने का काम, चाहे किसानों का हो, चाहे जनधन अकाउंट में हो, चाहे उज्ज्वला में हो, चाहे आशा हो, जो भी है। मनरेगा में 99% मनरेगा में लोग, जब हम सत्ता में आए थे उसके पहले मनरेगा पर कई टिप्पणियां किया करते थे लोग, लेकिन आज एक के खाते में पैसा जा रहा है। तो ये थे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका मानना है कि देश की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है और इसी आबादी को 2030 तक गरीबी मुक्त, भूखमरी मुक्त और बेरोजगारी मुक्त बनाने के लिए उनका मंत्रालय लगातार काम कर रहा है और इसमें पंचायतों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर हम काम करते हुए भविष्य में देश को न केवल आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि भविष्य की उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाकर भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठापित करने का काम भी करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन विनय कुमार के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कोरोना से निपटने में देश का हर वर्ग और हर समाज के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित इचलकरंजी में डीकेटी संस्थान में पढ़ाई कर रहे टेक्सटाइल डिप्लोमा विभाग के छात्रों ने रंजोत के पौधे से ऑर्गेनिक लिक्विड साबुन तैयार किया है। कैसे, पेश है खास रिपोर्ट। रतनजोत कहें या इरामुंगली या फिर जटरौपा, अलग अलग नामों से जाना जाने वाला ये पौधा अपनी औषधीय गुणों से हमेशा से दुनिया में वैकल्पिक चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता रहा है। भारत में इस पौधे को शुरुआत में खरपतवार और फसलों को बर्बाद करने वाले आक्रामक पौधे के रूप में देखा जाता था,
लेकिन जैसे जैसे पौधे को लेकर देश में प्रयोग और परीक्षण बढ़े तो इसके लाभ भी लोगों को समझ में आने लगे। यही वजह है कि पश्चिमी महाराष्ट्र के इचलक करंजी में स्थित DKTI संस्थान के टेक्सटाइल डिप्लोमा विभाग के छात्रों की रुचि इस पौधे की ओर गई। छात्रों ने पाया कि इस पौधे में औषधीय गुण तो हैं ही, साथ ही साबुन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लिहाजा छात्रों ने कोरोना काल के दौरान इस पौधे पर रिसर्च और परीक्षण किए, जिसका परिणाम 100% प्राकृतिक लिक्विड साबुन के तौर पर सामने आया है। स्टडी करते हुए हमने ये पाया कि उसमें मूलतः हर घटक में, उसके हर घटक में औषधि गुणधर्म है। तो उसमें हमने उसके बीज से निकाले हुए तेल से हमने साबुन बनाया और उससे हमने टेक्सटाइल वॉशिंग में उसका यूज़ किया। जो हमने जाट्रोपा का ऑयल यूज़ किया है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करके हैंड वॉशेस एंड मेडिकल सोप्स, मेडिकेटेड सोप्स बनाए हैं, जिसका परिणाम जिसका कोई भी दुष्परिणाम अभी तक नज़र नहीं आया है और जिसके टेस्टिंग्स चल रहे हैं। चूंकि जटरोपा, जिसे महाराष्ट्र में इरामुंगली कहा जाता है, उसके बीजों में प्राकृतिक रूप से एंटीवायरल और जीवाणुनाशक तत्व होते हैं, इसीलिए इससे बने साबुन का इस्तेमाल न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि कोरोना संकट के बाद उपजे हालातों में केमिकल से बने साबुन का एक प्राकृतिक और सस्ता विकल्प भी है। DKTI के छात्रों का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों के मुताबिक उन्होंने शोध में पाया कि केमिकल युक्त साबुन और हैंड सैनिटाइजर्स की वजह से होने वाले कई साइड इफेक्ट जटरोपा से बने लिक्विड साबुन के रोजाना इस्तेमाल में देखने को नहीं मिलते हैं। अभी मार्केट में जो कुछ सोप्स अवेलेबल है उसमें बहुत सारे रसायनों का यूज़ किया हुआ रहता है और उस रसायनों के कुछ दुष्परिणाम बहुत दिनों के बाद सामने आते हैं, जैसे कि खुजली आना, हाथ की जो स्किन है उसके छिलके निकलना। हमने जो सोप बनाया है उसके कोई दुष्परिणाम नहीं है, ये सॉफ्ट सोप है और एक ही केमिकल का यूज़ करते हुए हमने ये सोप बनाया है। जट्रोपा वनस्पति जो एक मुबलक प्रमाण में अपने नेचर में मिलती है, जिसका कि दूसरा कोई उपयोग नहीं है, मगर इस वनस्पति का यूज़ करके इन बच्चों ने जो प्रोडक्ट सोप बनाया है वो उसमें इनबिल्ट माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वजह से हमें इस सोप बनाने में कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं करना पड़ा है। जटरोपा को जहां फसलों को खराब करने वाला आक्रामक पौधा माना जाता था, तो वहीं इसके बीजों को जहरीला बताकर इसे नष्ट कर दिया जाता था। लेकिन भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद और पौधों के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए DKTI के छात्रों ने इस पौधे के बीजों पर शोध करने का निर्णय लिया और जैसे कहा जाता है कि हर पौधा प्रकृति का उपहार है, इस बात को सच साबित करते हुए DKTI के छात्रों ने जटरोपा के बीजों को भी इसी नज़र से देखा और उस पर परीक्षण कर अंत में ये उपलब्धि हासिल की है। शशि गजवानी के साथ रूही मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज़, कोल्हापुर। तो आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 27 अगस्त तक देश भर में 1,70,98,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,73,61,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 27 अगस्त तक देश भर में 80,36,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 78,73,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल गुरुवार कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक हल्की सुस्त रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 1 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में 20 रुपए की बढ़त रही और भाव 1,670 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 सितंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,660 रुपए, जो 1 सितंबर को 1,670 रुपए था। वहीं राज्य की ही एटा मंडी में 1 सितंबर को पीली मक्का का भाव था 1,720 रुपए। 2 सितंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,730 रुपए पर हो गया। हरदोई मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ बुधवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,610 रुपए। गुरुवार को इसमें 20 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1,630 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,825 रुपए। हाथरस मंडी में भाव रहा 1,760 रुपए। लखीमपुर मंडी में पीली मक्का 1,550 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मेरठ मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के सौदे 1,815 रुपए पर हुए। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। गुजरात की ही मंडियों में गुरुवार को अरंडी की आवक दर्ज की गई। इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर ज्यादा पीछे चल रहा है। वहीं इन दिनों देश के ज्यादातर राज्यों में अरंडी की खेती चल रही है। अरंडी की बुआई के रकबे में बीते साल के मुकाबले कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 50,000 हेक्टेयर ज्यादा पीछे चल रहा है। साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 5,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,66,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश में तिलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल के लिए जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है। इसके अलावा साल 2020-21 के दौरान तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन, जो औसत तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 31 अगस्त को अरंडी का भाव रहा 4,300 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,300 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की जसदन मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 150 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 4,750 रुपए, जो 27 अगस्त को 4,900 रुपए था। पालनपुर मंडी में इसी तरह अरंडी के भाव में सुस्ती दर्ज की गई। यहाँ 31 अगस्त को अरंडी का भाव था 6,017 रुपए। 2 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 6,007 रुपए पर हुए। सेमी मंडी में 31 अगस्त को अरंडी बीज का भाव रहा 5,935 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,900 रुपए पर आ गया। गुजरात की दूसरी मंडियों में अरंडी के भाव पर नजर डाले तो वडगांव मंडी में गुरुवार को अरंडी का भाव रहा 5,992 रुपए, जबकि राज्य की ही विसनगर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,968 रुपए पर हुए। और अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। असम में धान की बुआई कर ले, धान की खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करे, मूंग और उड़द के खेत में बुआई करते रहे, साथ ही किसान तिल के खेत में निराई करे। यही मूली की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहाँ केले के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। इसके अलावा सुपारी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। यहाँ नारियल के खेत में भी जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें।
अभी जूट की कटाई कर सकते हैं। वहीं फूल गोभी की बुआई कर ले। इसी तरह पत्ता गोभी की बुआई करते रहे। असम में नींबू के खेत में निराई कर ले। किसान नींबू के खेत से खरपतवार निकाले। अरुणाचल प्रदेश में अदरक के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। अदरक के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही कीवी के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं केले के गुच्छों की कटाई करते रहे। यहाँ मक्के की कटाई कर ले। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। इस समय संतरे में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में संतरे में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। अरुणाचल प्रदेश में नींबू के बाग से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।